नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद सुबोध में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 16 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हुआ था। उस एग्जामिनेशन का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो देखने के दौरान धैर्य बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट का प्रयोग किया गया है, बहुत जगह पर कैलकुलेशन किया गया है। तो जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं स्टडी के प्रति और सचमुच में तैयारी करना चाहते हैं, वही इसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही मनोरंजक वीडियो नहीं है। ये मैथमेटिक्स का वीडियो है, सॉल्व किया गया है, तो इसमें आपके लिए आपसे धैर्य की अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये तो पूरी तरह से बॉडमास रूल पे आधारित है। 42 माइनस 3 गुणे 4 गुणे 6 12 को 3 से अगर भाग दिया जाए तो 4 आएगा, यानी 12 को 3 से भाग दे रहे तो 4 आएगा। तो हम सीधे सीधे 4 लिख देते हैं वहाँ पर, यानी 4 गुणे 6 प्लस 4 हो गया, गुणे 6 माइनस 4 गुणे 5 और लास्ट में प्लस 6 है। इसको आप क्रम से सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके, तभी ये सॉल्व होगा अच्छे से। और स्पीड से सॉल्व करना होगा तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। अब जैसे यहाँ पर गुणे वाला काम पहले हो सकता था, लेकिन हमने पहले नहीं किया, केवल मात्र स्टेप दिखाने के लिए। बस इसके अंदर ब्रैकेट का सॉल्व करें, 24 और 48 में से 20 जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया, और 45 और 28 का 3 से गुणा कर देते, 45 6 का 51 हो गया यहाँ पर, और 28 3 84 हो गया, और घटा लेते हैं, ये आएगा -33। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। लिखा हुआ 36 मीटर पटुआ बेचने पर, बेचने वाली बात यहाँ पर की गई है, और इसके नेक्स्ट लाइन में भी विक्रय मूल्य की बात की गई है, यानी लाभ जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य के पदों में हो रहा है, और 36 मीटर पटुआ बेचा भी जा रहा है। तो दोनों में चूंकि सेलिंग की बात हुई है, इसलिए शुरुआत हम सेलिंग से ही करेंगे, सेलिंग प्राइस से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है, यानी विक्रय मूल्य जो है एक पटुआ का हम 1 रुपया मान लेते हैं। तो 36 पटुआ का विक्रय मूल्य 36 रुपया हो जाएगा, और इसी तरह से 12 पटुआ का विक्रय मूल्य 12 रुपया हो जाएगा। यानी कि 36 रुपया में कोई चीज़ बेचा जा रहा है तो 12 रुपये का लाभ हो रहा है। कुल मिला क्वेश्चन ये है, 36 रुपये में बेचने पर 12 रुपये का लाभ हुआ। तो 36 में से अगर 12 हम घटा दें, लाभ हम घटा दें, तो पता चल जाएगा कितने का था वो, 24 रुपये का था। तो क्रय मूल्य 24 रुपया हो गया। अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 24 रुपये क्रय मूल्य पर उसका लाभ जो है वो 12 रुपया है। 12/24 गुणे 100 हो जाएगा, वो काट देंगे, 50 आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है, और इसमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दिया है 9:5 और 8:7, यानी 42 में 9:5 जो है लड़के लड़कियां हैं, और इसी तरह से 45 में 8:7 लड़के लड़कियां हैं। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर निकालना है। तो एक काम तो ये हो सकता है कि लड़कों को टोटल निकाल ले, लड़कियों को निकाल ले, माइनस कर ले, और एक ये हो सकता है लड़कों लड़कियों का अंतर कर ले और फिर लड़कों लड़कियों का अंतर कर ले और फिर प्लस कर दे बाद में, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या किया है, 9:5 का अंतर 4 हो गया, 42 को 9:5 के अंतर के रूप में विभाजित कर लेते हैं, 9×5 14 हो जाएगा। इसी तरह से 45 को देखिए तोड़ लेते हैं, 8 और 7 का अंतर 1 होता है, और बटे में 8 7 15 हो गया, यहाँ काट दिया गया, और इस तरह से 12 और 3 दोनों को मिला करके 15 हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर लग गया है। यहाँ इस क्वेश्चन को अलग से भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, दोनों को अलग अलग संख्या निकाल करके माइनस कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये भी है। देखिए इस विधि से भी हम इसको निकाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम चाहें कि बॉयज़ का अलग निकालें, गर्ल्स का अलग निकाल लें और फिर अंतर करें, तब भी देखिए क्या होता है। बॉयज़ की संख्या हम अलग निकाल लें, 42 गुणे 9/14, और गर्ल्स का निकालने के लिए 42 गुणे 5/14 कर लिया। तो यहाँ से 27 और 15 बॉयज़ गर्ल्स आ गए। इसी तरह से 45 गुणे 8/8 7 15 हो गया, और फिर 45 गुणे 7/15 कर लेंगे, यहाँ से 21 आ जाएगा। अब फिर बॉयज़ की संख्या निकालने के लिए 27 और 24 को जोड़ लेंगे, तो 27 24 मिला दीजिए तो कितना हो गया, 51। इतने बॉयज़ हो गए। इसी तरह से 15 और 21 जोड़ देंगे तो गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी। तो 21 और 15 हो गया 36,
36 गर्ल्स हो गए। अब 51 और 36 का अंतर निकालेंगे तो 15 आएगा। तो वही अंतर आया जो हम लोगों ने पिछले मेथड पे लगाया था। इस तरह से 2 मेथड से आपका यह क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें परसेंटेज का कुछ दिया हुआ है। परसेंटेज है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। 12% 12/100, 4% 4/100, 7% 7/100, फिर 2 और फिर 10 के पावर 6 का मतलब ये होता है कि 1 के आगे 6 जीरो। 10 के पावर 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो। 6 जीरो और ये 100 के 6 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर गुणा कर लेते हैं। 12 चौक 48, 7 में 14, गुणा 48 गुणा करेंगे 672 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ 112 सेंटीमीटर गुणे 44 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर बीमा वाले एक ठोस धातु के आयताकार ब्लॉक को पिघलाने वाली बात जब भी आ जाए समझ लीजिए कि आयतन समान है और उसको बेलन बनाया जाता है, यानी कि ये जो घनाभ और बेलन का आयतन आपस में समान है। जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन आए समझ लीजिए कि आयतन इक्वल है। तो बेलन के रूप में ढाल दिया गया। अब लिखा हुआ 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है 35 सेंटीमीटर और बेलन का बकपृष्ठ ज्ञात करना है। तो ये देखिए यहाँ पर πr² यानी बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन 112, 44 और 25 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर मान रख देते हैं सबका 22/7, r का मान 35 से ये रख देते हैं, h ऊंचाई है तो यहाँ से ऊंचाई मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे हम लोग, 7 से काट देते 35 और ये 12 से 84 44 कट जाएगा और फिर 5 से 25 काट देते हैं और फिर यहाँ 35 बच रहा है, 35 भी कट जाएगा 5 से, 7 से काट दिया 35 को। इस तरह से ऊंचाई आ गई 32। अब ऊंचाई आ गई तो बेलन का बकपृष्ठ निकालना, तो बकपृष्ठ तो 2πrh होता है, तो बकपृष्ठ करो 2πrh और इसमें माना 2 22/7, r हो गया 35 और h हो गया 32। तो ये आराम से कट जाएगा, 7 × 35 हो गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रण 4 वर्ष में 13,200 और 8 वर्ष में 16,400। 2 आंकड़े दिए गए, 4 वर्ष और 8 वर्ष का आंकड़ा दिया गया है, दोनों के मिश्रण है। इनका अगर हम लोग अंतर निकाल लें, यानी 8 और 4 का अंतर 4 वर्ष हो गया, तो जो मिश्रण का अंतर होगा ये 4 वर्ष का ब्याज होगा। तो घटा लेते हैं, देखिए घटाने पर आ रहा है 3200 रुपये। तो 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 3200 रुपया हो गया। तो पहला जो 4 वर्ष है जो 13,200 है, इसमें 3200 रुपया तो ब्याज ही ब्याज है। तो इस प्रकार से अगर 13,200 में से 3200 रुपये माइनस कर दें तो जो मूलधन है वो मिल जाएगा। तो मूलधन हो गया यहाँ पर 10,000 रुपये। अब 10,000 मूलधन पर हम 3 से 1/5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। अब तो ईजी हो गया। तो 10,000 मूलधन गुणे दर कितना दिया है 10%, तो 10/100 हो गया। और यहाँ पर समय जो दिया गया है 3 से 1/5, 5 3 15, 16/5 काट देते हैं, काट करके 3200 इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है, देखिए एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 10 छक्के शामिल है। यहाँ पर जो चौके लिखा हुआ है ये थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पर 8 चौके नहीं है, 8 की जगह पर यहाँ पर 6 चौके हैं, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। उसे कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए, यानी कि जो चौके और छक्के के अलावा जो रन बने हैं उनका परसेंटेज क्या है ये पूछा गया है। तो चौका 6 चौके हैं तो 24 रन ये हो गया, 10 से 60 छक्कों की मदद से हो गया, कुल मिलाकर 84 रन ऐसे हो गए जो कि चौके छक्के से बना है। तो बचा हुआ जो है 40 रन जो है वो बनाएगा दौड़ करके। तो 40 रन 124 में 40 कितना परसेंट हो गया, 24/140 गुणे 100 हो गया। इनको आप काट सकते हैं, काटेंगे जब तो 0 तो नहीं कटेगा, 0 गलती से कट गया, 0 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 1000/31। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 32 सही 8/31 इसका आंसर होगा।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? तो 1600 मीटर को ये डिस्टेंस दिया गया, 1600 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर लें, 1600 डिवाइडेड बाई 1000 तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। और 4 मिनट को घंटे बदल लेते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, तो 4 मिनट में 4/60 घंटा हो जाएगा। तो ये घंटे में बदल गया। अब कहा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे उसी चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 1.6/4/60, 60 ऊपर जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे, 0.4 टाइम्स जाएगा ये, और 4 से 24 और ये आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए। लिखा हुआ रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है तो वेतनों का नया अनुपात 35:40 आता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करो। तो ये 4:5 जो है ये प्रारंभिक वेतन है स्टार्टिंग में, बाद में 35:40 हो जाता है। 35-40 को काट भी सकते हैं, 5×7=35, 5×8=40 काट दिया गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 की वृद्धि दोनों तरफ है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि दोनों साइड में वृद्धि जो है वो बराबर मात्रा में दिया गया है और अमाउंट भी बराबर है, इसलिए दोनों को तुलना कर लेते हैं। 3 बराबर 6000 तो 1 बराबर हो गया 2000 रुपये के। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या? तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, सुमित का प्रारंभिक वेतन 5 था लेकिन बढ़ा हुआ वेतन 8 है, तो 8 का मान पूछा गया है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 16000। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10 से 1/2% की हानि और 11 से 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये हानि ये लाभ में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कहने मतलब हानि हो रहा होता है तब तक लाभ होने लगता है, तो हानि और लाभ के बीच का जो गैप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। 2 लाभ के बीच का गैप कम होगा, 2 हानि के बीच का गैप कम होगा, लेकिन 1 हानि और 1 लाभ के बीच का गैप काफ़ी बड़ा होता है। यानी बड़ा का मतलब उन दोनों के प्लस के बराबर होगा। तो 10 से 1/2 और 11 से 3/5 आपस में जोड़ देंगे, ये टोटल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 से 1/2% और 11 से 3/5% इनको हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो 10 और 11 को जोड़ लीजिए आपस में, ये 10 से 11 जोड़ लेंगे जब, तो ये 11 10 21 हो जाएगा। और 1/2 और 3/5 इनको अलग जोड़ लेंगे हम लोग एलसीएम लेकर के। ये हो जाएगा 22 से 1/10। तो ये जो 22 से 1/10 है ये इनके बीच का अंतर है, और वही अंतर दिया है 132.60 के बराबर। यानी 22 से 1/2% बराबर 132.60। इनको आपस में बराबर कर लेते हैं, बराबर करके 100 का मान ज्ञात कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। $600 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूरी दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो यही ट्रेन के द्वारा चली गई कुल दूरी होगी। तो 725 और 235 दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये चली गई दूरी हो जाएगी। और 48 सेकंड ये भी दिया हुआ है, तो टाइम हो जाएगा 48 सेकंड। यानी 960 मीटर जाने में 48 सेकंड लगता है, तो 4 बराबर हो जाएगा 960/48। 48 दूना 96 कट जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड ये गाड़ी की चाल हो गई। इसको 18/5 अगर हम गुणा कर दें तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। तो 5 चौक 20, 18 चौक 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये गाड़ी की चाल हो गई।
क्वेश्चन नंबर 62 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये काम समय का क्वेश्चन है और देखिए ऐसे बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10, 20, 30 ये इनके द्वारा लिए गए कुल समय हैं अलग अलग, और इनका एलसीएम ले लेते हैं तो कुल 60, यानी कि 60 कार्य इन लोगों को मिलाकर करना है। तो 10 छक 60, 20 या 60 और ये 30 दूना 60। ये जो 6, 3, 2 आए हैं ये इनकी कार्य क्षमताएँ हैं, या कह सकते हैं कि इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी P एक दिन में 6 काम करता है, Q एक दिन में 3 काम करता है, R 2 काम करता है। आगे क्वेश्चन दिया है Q और R बारी बारी से एक एक दिन छोड़ करके P की सहायता करते हैं, यानी एक दिन P + Q एक दिन और दूसरे दिन P + R होता है। तो P + Q जब आएगा तो 6 और 3 यानी कि 9 काम करेगा, और P + R जब रहेगा 6, 2, 8 काम करेगा, यानी 2 दिन में कुल मिलाकर के 9, 8, 17 काम हो जाएगा। ये जो 2 दिन का काम होगा ये 17 काम के बराबर हो जाएगा। काम करना है 60, तो 17 को गुणा करेंगे, 17 × 51, यानी 17 पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में 3 बार जाएगा, और 17 × 51 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से गुणा दोनों साइड में कर लेंगे तो 6 दिन, यानी 6 दिन में कुल 51 काम पूरा हो गया। काम 60 करना है लेकिन अभी 51 काम ही हो पाया है। तो 6 दिन में 51 काम, बचा हुआ काम कितना है, 60 में से 51 घटा लेंगे, 9 काम अभी बच रहा है। तो 9 काम P + Q की बारी आएगी, तो P + Q की जब बारी आएगी तो वो एक दिन में 9 काम कर देता है। इस तरह से 6 दिन पहले लग चुका है, एक दिन ये मिला करके 7 दिन कुल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल क्वेश्चन है ये। 12% ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 9982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। बहुत विशेष बात दी गई है, 10 मासिक, यानी कि 2.5 वर्ष में 30 माह होता है, तो 30 माह में 10-10 महीने के 3 ग्रुप बनेंगे। तो इस तरह से 3 जो है 3 बार 10 मासिक आएगा, 3 बार 10 मासिक आएगा। तो यहाँ पर n के मान जो है, n जो है वो 3 होगा, यानी कि ये 10 महीने का 3 बार पुनरावृत्ति होगी, तब जाकर के 30 माह होगा, यानी 2.5 वर्ष होगा। तो 10 माह के 3 बार यानी n = 3। इसी तरह से रेट अगर निकाला जाए 12% तो 1 साल का है, तो 10 माह के हिसाब से निकालें तो 10% हो जाएगा। 1 माह 1%, तो 10 माह 10%, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और n हो गया 3। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि रेट अगर 10% है, 10 का मतलब हो गया 10/100। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/10 हो गया, यानी कि 10 रुपये अगर जमा करें तो 11 रुपये मिलता है। ये पहले साल में 10 रुपये जमा करें तो 11 रुपये मिलेगा। इसी तरह से 2 वर्ष में अगर हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच संबंध होगा, तो इस तरह से ये देख लीजिए, 100 रुपया जमा करते हैं तो 121 रुपया हो जाएगा, और 3 वर्षों के लिए अगर 1000 रुपये जमा करते हैं तो वो हो जाएगा 1331 रुपया, यानी ये क्यूब में चलेगा 3 साल में, 2 साल में स्क्वायर चलता है, ये हो गया। तो ये 1331 रुपया हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उसमें दिया हुआ 9982.50 हो जाता है, यानी 1331 रुपये अगर हैं तो वो मिश्रधन है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने गुना इसमें जा रहा है। 1331 9982.50 में कितना गुना जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो इसको काट कर देख लेते हैं। तो ये 7.5 गुना बार गया ये, यानी 7.5 जो गुना है उसी से गुणा कर देंगे, यानी 1331 का 7.5 गुना 9982.50 है, इसीलिए 7.5 से दोनों साइड में गुणा करेंगे, 1000 में गुणा करेंगे तो 7500 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अच्छा है, एक लेवल का है क्वेश्चन। आइए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक कुर्सी का अंकित मूल्य दिया है 10% दिया नहीं गया, 10% की छूट पर 720 रुपये बेचा गया है, यानी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, तो 720 रुपये में बेचा गया है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है, तो इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 640 रुपये की कुर्सी को 720 रुपये में बेचा गया है डिस्काउंट के साथ। अगर डिस्काउंट न दिया जाए 10% का, तब कितना लाभ होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। 640 रुपये का वस्तु है और 720 में बेचा गया, 10% इसमें डिस्काउंट शामिल है। डिस्काउंट से पहले इसका दाम क्या था ये निकालना चाह रहे हैं, तो 720 गुणे 100/90 हो जाएगा, 9 से काट देंगे, ये 800 रुपया हो गया। तो 800 रुपया कौन सा दाम है ये? 800 रुपया अंकित मूल्य हो गया, यानी अंकित मूल्य यानी प्रिंटेड प्राइस। अगर किसी वस्तु को 640 रुपये के वस्तु को अगर 800 में बेचा जाए तो उसका लाभ कितना होगा, तो देखते हैं घटा करके 160 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 640 रुपये में, तो 640 पर 160 का प्रॉफिट है, तो काट देंगे 4 से और ये 25 बार जाएगा, तो 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होता नज़र आ रहा है। क्योंकि डिस्काउंट ख़त्म हो चुका है इसीलिए लाभ जो है बढ़ गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 89563x87y एक 9 अंकी संख्या है जो 72 से भाज्य है। 72 से जो संख्या विभाजित होगी वो संख्या 8 और 9 से भी विभाजित होगी, यानी 72 का जो फैक्टर है उसमें 8 9 आता है। तो जो संख्या 72 से कट जाएगी वो 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो यहाँ पर विभाज्यता की जांच अगर हम करते हैं तो उसमें 8 का भी रोल होगा और 9 का भी रोल होगा। तो 8 के जांच के लिए हम जानते हैं कि आखिरी के 3 अंक चेक करना होता है 8 की जांच के लिए। तो यहाँ पर 8 आखिरी का जो 3 अंक है वो 87y है। 87y को 8 से चेक करना है, तो देखते हैं कितना बार जाता है। तो इसमें देखिए 8 एकम 8 हो गया और 0 लगाएंगे और 7 के बगल में कोई अंक नहीं है, तो 8 के पहाड़ में देखें तो 8 9 72 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 2 होना चाहिए। तो y की वैल्यू तो यहाँ से निकल गई, y का मान तो 2 आ गया। अब यहाँ पर अगली बारी है 9 से चेक करने की, तो पूरे नंबर को 9 से चेक करना चाह रहे हैं। 9 से चेक करने के लिए अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, या फिर उसमें कोई भी अंक या अंकों का योग मिलकर के 9 से कट रहा हो तो वो हटा देंगे। जैसे 72 यानी 7 और 2 मिलकर के 9 से कट जाएगा। 63 है तो 6 और 3 मिलकर 9 से कट जाएगा। 9 अकेला कट रहा था। बचे हुए जो संख्याएं हैं उसमें 8 5 x ये सब बची हुई संख्याएं, यानी 21 प्लस x को 9 से काटना है। तो 9 के पहाड़ा में 21 से बड़ी संख्या 27 आती है, तो 9 से 27 यानी कि यहाँ पर 6 और आ जाता तो ये 27 हो जाता, और इस तरह से x का मान 6 होना चाहिए। तो x का मान 6 और y का मान 2 हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे 7 × 6 - 3 × 2, तो ये 36 हो जाएगा और इसका वर्गमूल हो गया 6। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 437 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 2 शेष बचता है। अब चूंकि शेष बच रहा है, महत्तम के क्वेश्चन में जो शेष बचने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको पहले ही माइनस कर लेते हैं। तो शेष को हम यहाँ पर पहले से ही घटा लेंगे, -7 -12 और -2, और तीनों में से बारी बारी घटाते हैं। 391 और यहाँ घटा लेते हैं। अब घटने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनका महत्तम ज्ञात करना है। तो महत्तम देखिए यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग ज्ञात करेंगे, आपको एक नया विधि भी पता चलेगा। महत्तम का रूल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे, तो जो अंतर आएगा वो महत्तम जो होगा वो या तो वो संख्या होगी या फिर संख्या का कोई फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर हमने 391 और 425 का अंतर निकाला तो 34 आया, तो जो इसका महत्तम होगा वो या तो 34 होगा या फिर 34 को काटने वाली कोई संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17 15 19 और 11 4 संख्याएं हैं, तो चारों संख्या में 17 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 34 को काट रही है, इसलिए 17 जो है इसका SCF हो गया, और हमें बिना ज़्यादा कुछ निकाले हमने आंसर ज्ञात कर लिया। तो 17 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ A और B के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि B के वेतन में 5 से 2% की वृद्धि होती है तो उसे वेतन 1,47,700 हो जाता है।
तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है। बी के वेतन में 5 से 1/2%। 5 से 1/2% मतलब कितना होता है भाई? देखिए 5 10 से 11/2%, 11/200 हो गया। क्योंकि वृद्धि का मैटर है, वृद्धि का मसला है, तो इसलिए 200 और 11 ऐड हो जाएगा, 211/200। यानी 200 रुपया अगर किसी का वेतन रहा होगा तो 211 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 5 से 1/2% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के पश्चात 211 रुपया हो जाता है, जो कि 1,47,700 के इक्वलेंट माना जाएगा, क्योंकि वही वृद्धि के पश्चात का है। अगर इसको काट के देखा जाए तो 1 रुपया 700 के बराबर हो रहा है, यानी 1 रुपया 700 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर 200 रुपया वेतन है, 200 ही बढ़ के 211 हुआ है। तो 200 रुपया जब 1 रुपया 700 के बराबर हो रहा है, तो फिर 200 रुपया कितने बराबर हो जाएगा? तो 200 रुपया बराबर हो जाएगा 200 × 700। तो ये जो नंबर आया है 1,40,000 रुपये, ये बी का वेतन है, यानी कि जो अनुपात में 7 दिया है वही इसके बराबर है। सब तो 7 बराबर 1,40,000, तो 1 बराबर हो जाएगा 20,000 के, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 से गुणा कर देंगे तो 1,20,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 2760 रुपये धनराशि 2 भागों में बांटा गया। जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले निवेश धन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज का रोल बहुत अच्छा है। 5% को हम लोग चेंज कर लेते हैं। 5% बराबर हो जाएगा 5/100, यानी कि 1/20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपया अगर जमा करते हैं तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। चूँकि साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर मिलना है। तो 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज 1 साल में। 2 साल का मैटर होगा तो 20 पे 2 रुपया ब्याज मिलेगा। 3 साल में 20 रुपया पर 3 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 साल, पहला लिखा हो 2 साल और 4 साल, तो 2 साल में 2 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 20 रुपये 22 रुपये बन जाएगा। और इसी तरह 4 साल में 4 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 20 रुपया 24 रुपये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि दोनों के मिश्रधन बराबर हैं। तो जब मिश्रधन बराबर हैं तो यहाँ पर मिश्रधन को बराबर करना होगा, 22 और 20 को बराबर करना होगा। एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम न लेकर के इन दोनों को सिम्प्लीफाई कर काट देते हैं। 20 और 22 को काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 10 और 10 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 11 आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे जो नंबर उसको भी काट देते हैं, तो 10 और 12 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि 11 और 12 चूँकि मिश्रधन है और दोनों बराबर करना है, इसलिए उन लोगों को आपस में गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यानी कि 11 को, यानी पहली लाइन को 12 से और दूसरी लाइन को 11 से गुणा करते हैं। तो आइए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 11 × 12 और 12 × 11। पूरे लाइन को गुणा करेंगे, केवल एक नंबर में नहीं गुणा हुआ, पूरे लाइन में गुणा होगा, तो 132 इधर भी आ गया, और यहाँ भी गुणा करने पर 132 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट हो गया पूरा। टारगेट क्या था कि मिश्रधन बराबर करना था, तो 132 रुपये मिश्रधन हो गया। अब जो 132 सापेक्ष जो भी मूलधन है वो हमारा ओरिजिनल मूलधन के इक्वलेंट हो जाएगा, यानी 120 रुपये मूलधन और 110 रुपये मूलधन। कुल मूलधन कितना हो गया यहाँ पर? 230 रुपया है। 230 रुपये मूलधन जो है 2760 के बराबर है। 2760 रुपया ही बांटा गया था, चूँकि जीरो कैंसिल हो जाएगा, 23 से काटते हैं यहाँ पर, 23 से कम 23 और फिर 23 दूना 46, यानी 1 रुपया जो है 12 के बराबर है। 1 जो है 12 के बराबर है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? दूसरे भाग की राशि ज्ञात करो। दूसरे भाग की राशि जो निवेश की गई थी, तो दूसरे भाग में निवेश की गई राशि 110 रुपये है, तो 110 को 12 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 132 और 0 1320 रुपये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी बॉड मास नियम पे आधारित है। तो देखिए आप लोग इसको लगाने की खुद कोशिश करिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको।
दोस्तों उस क्वेश्चन में 70 पे आते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कार्य और समय का। देखिए लिखा हुआ है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। 4 गुना कार्यकुशल का मतलब होता है कि चौथाई समय लेना। 4 गुना कार्यकुशल का मतलब चौथाई समय लेना, यानी बिन्नी अगर 1 दिन लेती है टाइम, तो अनु जो है 1/4 दिन लेगी। यानी अगर बिन्नी अगर 1 काम करती है तो अनु 4 काम करेगी। इसका मतलब ये हो गया। कार्य क्षमता जो होता है वो प्रति घंटे या प्रतिदिन यानी इकाई समय में किया गया कार्य जो है वही कार्य क्षमता है। तो चूँकि 7 घंटे में पूरा काम हो जा रहा है, तो अगर हम देखें कि इकाई समय में ए 4 काम और बी जो है 1 काम, यानी इकाई समय में 5 काम कुल होता है। इकाई घंटा मतलब 1 घंटे में 5 काम होता है। तो 7 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 7 गुणे 5 काम, यानी 35 काम हो जाएगा। 1 घंटे में 5 काम जब हो रहा है तो 7 घंटे में 35 काम हो जाएगा। 35 काम ही वह काम है जो टोटल मिला करके दोनों को करना है। अब यहाँ पर पूछा गया कि अनु अकेले कितने देर में करेगी, तो अनु अकेले उस काम कितने देर में करेगी, टोटल काम को कार्यक्षमता से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए के द्वारा अनु के द्वारा क्या लिया गया समय जो हो जाएगा 35/4 हो जाएगा। तो चूँकि ऑप्शन दिया हुआ डायरेक्ट तो इसे रख देंगे। अगला क्वेश्चन में संभाव त्रिभुज का मेंसुरेशन पे आधारित कुछ क्वेश्चन दिया गया है। संभाव त्रिभुज का परिमाप दिया है 36√3। तो परिमाप बराबर क्या होता है? किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अगर भुजा x है तो 3x बराबर हो जाएगा 36√3। 3 से आप काट भी सकते हैं, 12√3 हो गया। ये x क्या है? भुजा हो गया। अब ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई बराबर क्या? तो भुजा √3/2। ये तो इजी फार्मूले पे आधारित है क्वेश्चन। ऊंचाई बराबर भुजा √3/2, तो h बराबर x √3/2 हो जाएगा। अट्ठारह इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का औसत 13 है तो औसत अगर दिया है तो योग निकाल सकते हैं दोनों संख्याओं को आपस में, दोनों 2 से गुणा करके। तो x + y बराबर 26 हो गया। फिर उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। x y का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 12 हो गया। स्क्वायर कर देंगे तो 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अलजेब्रा का एक फार्मूला लगा लेते हैं। x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x + y की वैल्यू दी गई है 26, स्क्वायर कर दिया, -4 × 144, 676 में से फिर 576 घट जाएगा, आ जाएगा 100। तो x - y की जो वैल्यू हो जाएगी √100 हो गया और इसका मान हो गया 10। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। यानी 142 के स्थान पर अगर 42 पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब है कि औसत कम आया है आपका, औसत ज़्यादा आना चाहिए था। और जो कितना ज़्यादा आना चाहिए था वो देखिए कितना अंतर आ रहा है। 142 और 42 का जो अंतर है 100 का अंतर आ रहा है। तो 100 अंतर 10 प्रेक्षण पर यानी 10 का अंतर पैदा करेगा, यानी 46 और 10 मिला करके 56 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। लिखा हुआ एक टेलीविजन 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घट करके 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, दोनों को माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना डिस्काउंट मिला उसे। 14,500 माइनस 11,890, 2,610 रुपये का डिस्काउंट मिला है। और ये 2,600 रुपये के 10 के डिस्काउंट जो मिला है 14,500 के ऊपर मिला है। और इनको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से इसका आंसर 18% आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10 रुपया कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य याद कीजिए। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है,
इसमें 100 रुपया अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं तो 20% लाभ पर अगर बेचेगा तो 100 रुपया की वस्तु को बेचेगा 120 रुपये में। ये हो गया। लिखा हुआ है इसके बाद कि क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पे खरीदा होता है, यानी 20% कम मूल्य का मतलब 100 रुपये की चीज़ को 80 में खरीदा होता है। तो अब यहाँ पर 25% का लाभ को आप पहले लगाइए। 25% का लाभ होता है, यानी 80 रुपये की वस्तु को 25% का लाभ पर अगर बेचेगा कोई, तो 25% लाभ का मतलब क्या होगा? 20%, 20 रुपये बढ़ा करके, यानी 100 रुपये में बेच दिया। अंतर दोनों का देखिए, 120 और 100 के बीच में 20 रुपये का अंतर आया। यही 20 रुपये का अंतर 10 रुपये के बराबर होगा। जो 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, वो 20 रुपये का अंतर 10 रुपये के बराबर होगा। अब लिखा हुआ है कि वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 20 का जो अंतर है 10 रुपये के बराबर है, यानी 20 जो है वो 10 रुपये के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? तो 100 जो है 20 का 5 गुना है, इसलिए 10 का 5 गुना जो होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 50 इसका आंसर हो जाएगा।